दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। CHEMISTRY केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो वह विज्ञान है जिसमें हम रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? रसायन के बारे में। रसायन का मतलब हो गया केमिकल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। और उसके बाद समझिए कि रसायन विज्ञान का जो जनक कौन है? तो लेवाइसियर। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो लेवाइसियर है। इसका जनक कौन है? जनक लेवाइसियर। लेवाइसियर है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवाइसियर है। ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है, हम लोग जो रसायन विज्ञान में पढ़ने वाले हैं वो है पदार्थों का वर्गीकरण। क्या है? पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में। ठीक, तो सुनिए, पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में किया गया है। पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? एक है भौतिक आधार और एक है रासायनिक आधार। भौतिक आधार, पदार्थों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार और रासायनिक आधार। रासायनिक आधार पर। ठीक है। भौतिक आधार को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक आधार को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन? ठोस, इसके बाद द्रव, इसके बाद गैस। ठीक है। और रासायनिक आधार को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? रासायनिक आधार को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। रासायनिक आधार को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है तत्व और दूसरा है आपको, पहला है रासायनिक आधार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपको शुद्ध, पहला है शुद्ध और दूसरा है अशुद्ध। अशुद्ध को मिश्रण भी कहते हैं। शुद्ध अशुद्ध मिश्रण में। ठीक है। शुद्ध अशुद्ध मिश्रण बांटा गया है। शुद्ध को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। शुद्ध को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक में। कौन कौन? तत्व तथा यौगिक में बांटा गया। ठीक। और अशुद्ध मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांगी और विसमांगी। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? समांगी और विसमांगी। समांगी तथा विसमांगी में। समांगी और विसमांगी में। ठीक। इसके बाद समझिए, तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु में। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु में। उपधातु में बांटा गया है। ठीक। और यौगिक को है जो दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक में। कार्बनिक तथा अकार्बनिक में। अकार्बनिक में। ठीक। अब इस डायग्राम को समझिए अच्छे से। तो आज का जो टॉपिक का नाम है, जो हम लोग आज स्टार्ट कर दिए हैं, वह रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान क्या है ना? रसायन का मतलब होता है, रसायन को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल। ठीक है। तो रसायन विज्ञान, तो वैसा विज्ञान जिसमें हम रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान यानी इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान के जो जनक कौन है? लेवाइसियर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवाइसियर है। ठीक। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हुए पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक। तो पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया जाता है, पहला भौतिक आधार और दूसरा
रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार को जो है वो 3 भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। कितने भागों में? 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस में। और रासायनिक आधार को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध और अशुद्ध, यानी मिश्रण में बांटा गया है। ठीक, शुद्ध को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। शुद्ध को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में, तत्व और यौगिक में। तत्व को फिर 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु में। और यौगिक को जो है वो 2 भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। और अशुद्ध मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी में। ठीक है, मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी और विषमांगी। ठीक, उसके बाद आगे समझिए कि भौतिक आधार में क्या है? ठोस, द्रव और गैस है। इन तीनों के बारे में हमको समझना है। ठीक है, तो सुनिए, पहला आपको क्या है? ठोस। ठोस को जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। ठोस क्या होता है? ठोस क्या होता है सो सुनिए। पहला है हमारा ठोस। ठोस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉलिड। सॉलिड कहते हैं। तो ठोस क्या होता है? तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन, जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है, दोनों ही निश्चित रहता है, निश्चित रहता है, इसे ठोस कहते हैं, इसे ठोस कहते हैं। ठोस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉलिड। ठीक है, तो ठोस क्या होता है? तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में लकड़ी, पत्थर, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि, ये सब किसका उदाहरण है? ठोस का उदाहरण है। लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि ये सब ठोस का उदाहरण है, क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। ठीक, ठोस के बाद आता है द्रव। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। इसके बाद आता है द्रव। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, लिक्विड कहते हैं। तो द्रव क्या होता है? द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार अनिश्चित रहता है। सुनिए, द्रव वे पदार्थ होता है, द्रव वे पदार्थ होते हैं, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित होता है। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, इसे द्रव कहते हैं, इसे द्रव कहते हैं, यानी लिक्विड कहते हैं, इसे द्रव कहते हैं, इसे द्रव कहते हैं। ठीक, द्रव का उदाहरण देखिए, जैसे में, जैसे हो गया आपको दूध, पानी, डीजल, दूध, पानी, डीजल आदि, डीजल आदि। तो द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। द्रव क्या होता है? तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे दूध का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। दूध, पानी, डीजल आदि ये सब द्रव के उदाहरण है। उसके बाद जो आता है वो है गैस।
उसके बाद क्या आता है, गैस आता है। उसके बाद क्या आता है, गैस। गैस क्या होता है सो सुनिए। तो गैस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है, उसे हम गैस कहते हैं। गैस वे पदार्थ होता है, वे पदार्थ होते हैं, गैस वे पदार्थ होते हैं जिसका, गैस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं, उसे गैस कहते हैं, इसे गैस कहते हैं। जैसे समझिए गोबर गैस, ऑक्सीजन आदि। जैसे में देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मीथेन गैस, ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन और गोबर गैस, गोबर गैस, गोबर गैस, ये सब क्या है, गैस का उदाहरण है। तो गैस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन और गोबर गैस। उसके बाद आप समझिए नोट में त्रिक बिंदु क्या होता है। त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है, त्रिक बिंदु क्या होता है, त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु वैसा तापमान, तापमान होता है, त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर, जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस, जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, अवस्थाएं पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। तो त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु एक ऐसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से समझिए शुरू से। पदार्थ को भौतिक आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। पहला है ठोस, उसके बाद है द्रव, उसके बाद है गैस। तो ठोस किसे कहते हैं, ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहता है, उसे ठोस कहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि। ठीक है, उसके बाद है द्रव, लिक्विड। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं, जैसे दूध, पानी, डीजल आदि। और गैस, गैस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन गैस, गोबर गैस आदि। उसके बाद है त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाए जाते हैं, उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। उसके बाद समझिए आप, उसके बाद एक डायग्राम में उसको समझिए, बर्फ। उसके बाद क्या है सो सुनिए, बर्फ यानी ठोस, बर्फ यानी ठोस, बर्फ है। बर्फ क्या होता है, ठोस होता है। बर्फ कैसा होता है, ठोस होता है। तो बर्फ ठोस होता है। जब हम बर्फ में ताप देंगे, बर्फ कैसा होता है, ठोस। तो बर्फ में हम ताप देंगे तो वह क्या बदलेगा, कि जल में बदल जाएगा। बर्फ ठोस होता है, इसमें जब हम ताप देंगे तो किस में बदलेगा, जल में। और हम जब जल को ठंडा करेंगे, जब हम जल को ठंडा करेंगे तो वह किस में बदल जाएगा, जब हम जल को ठंडा करेंगे तो वह बर्फ ठोस में बदलेगा। और जल द्रव है, जल द्रव है। तो जल क्या है, द्रव। तो जल को हम जब ताप देंगे तो वह किस में बदल जाएगा, वाष्प में। जल को ताप देंगे तो वह वाष्प गैस में बदलेगा, किसमें, वाष्प गैस में बदलेगा, गैस में। ठीक, और जब हम वाष्प गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वह फिर किस में बदल जाएगा, जल यानी द्रव में बदलेगा। इसको समझिए। बर्फ, बर्फ कैसा होता है, ठोस होता है।
तो बर्फ को जब हम तापमान देंगे, ठीक है, बर्फ को जब हम ताप देंगे तो वह किसमें बदल जाएगा, जल यानी द्रव में, ठीक है। बर्फ से जल बन जाता है और फिर जल से बर्फ बनता है। तो बर्फ ताप देंगे तो जल यानी द्रव में बदलेगा, और जब हम जल को ठंडा कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो वह फिर क्या बन जाएगा, बर्फ यानी ठोस बन जाएगा। उसके बाद जल यानी द्रव, तो जल को जब हम ताप देंगे तो वह किस में बदल जाएगा, वाष्प में यानी गैस के रूप में, और फिर जब हम वाष्प को ठंडा कर देंगे तो वह किस में बदल जाएगा, जल यानी द्रव के रूप में बदल जाएगा, ठीक। इसके बाद समझिए पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। पदार्थों का तीनों अवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में समझिए। अध्ययन, ठीक। तो सबसे अधिक घनत्व, पहला में है घनत्व। पहला में क्या है, घनत्व। सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, सबसे अधिक घनत्व होगा ठोस का, और सबसे कम गैस का। सबसे अधिक घनत्व होगा ठोस का, सबसे अधिक घनत्व ठोस का होगा। उसके बाद होगा द्रव का, सबसे अधिक घनत्व ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का होगा, ठीक, सबसे अधिक घनत्व। उसके बाद समझिए आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा ठोस का और सबसे कम गैस का। सबसे अधिक ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का आणविक आकर्षण बल होगा, ठीक। उसके बाद समझिए आणविक आकर्षण बल के बाद प्रसार। तो फैलेगा कौन, सबसे ज़्यादा फैलेगा गैस ना, तो प्रसार सबसे अधिक किसका होगा, प्रसार सबसे अधिक होगा आपको गैस का। किसका, गैस का। उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का प्रसार होगा, ठीक। तो इसके बाद चौथा में है आपको प्रसार के बाद विसरण। विसरण कौन करेगा, सबसे अधिक गैस ही ना विसरण करेगा, और प्रसार भी गैस ही करेगा। विसरण सबसे अधिक किसका होगा, तो गैस का। विसरण सबसे अधिक किसका होगा, गैस का। गैस के बाद द्रव का, द्रव के बाद ठोस का, द्रव के बाद ठोस का होगा, ठीक। विसरण के बाद है आपको गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस का होगा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस का होगा। गैस के बाद द्रव का होगा, द्रव के बाद ठोस का होगा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक। गतिज ऊर्जा के बाद है आपको अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होगा गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का, उसके बाद गैस का होगा, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से समझिए। बर्फ होता है ठोस अवस्था में, इसको जब हम ताप देंगे तो जल यानी द्रव में बदलेगा। फिर जल को जब हम ठंडा करेंगे तो बर्फ ठोस में बदलेगा। जल द्रव को जब हम ताप देंगे तो वह वाष्प में बदलेगा यानी गैस में, और जब वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल यानी द्रव में बदल जाएगा। और पदार्थों का तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में देखिए। घनत्व, सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, ठोस का, सबसे कम गैस का। आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा ठोस का, सबसे कम गैस का। और प्रसार, फैलेगा कौन सबसे ज़्यादा, गैस फैलेगा, तो प्रसार सबसे अधिक गैस का, सबसे कम ठोस का। विसरण कौन करेगा सबसे अधिक, गैस, सबसे कम ठोस। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा गैस का, सबसे कम ठोस का। अंतराण्विक स्थान होगा सबसे अधिक गैस का, उसके बाद गैस का होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा ठोस का। अंतराण्विक स्थान किसका होगा, सबसे अधिक गैस का और सबसे कम ठोस का। अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक गैस का, सबसे कम ठोस का, ठीक। और इन तीनों अवस्थाओं के दौरान, इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और भी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की दो और भी अवस्थाएं होती है। कौन कौन, एक प्लाज्मा होता है और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। इसको भी समझिए।
पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस तो है ही, उसके अतिरिक्त दो और भी अवस्थाएं हैं, एक है प्लाज्मा और एक है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको भी समझिए, पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती है, पदार्थ की दो और भी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की दो और भी अवस्थाएं होती है। कौन कौन? एक होता है आपको प्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक होता है आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है? यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर, इसमें उच्च ताप पर परमाणु, उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाती है, गैसीय अवस्था में आ जाती है, अवस्था में आ जाते हैं। इसमें परमाणु उच्च ताप पर आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं प्लाज्मा में। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। इसके कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है, प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है, सूर्य और तारों में ईंधन किसके कारण होते हैं? प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। इसके बाद है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है? बोस, पचमा जो है अवस्था वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसको क्या कहते हैं? बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कैसी अवस्था है? पांचवी अवस्था है। तो इस प्रकार पदार्थ की कितने अवस्थाएं हो गया? 5 अवस्था। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से समझिए। पदार्थ की तो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, और पदार्थ की 2 और भी अवस्थाएं होती है, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में उच्च ताप पर परमाणु यानी हाई टेम्परेचर पर उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर क्या होता है कि गैसीय अवस्था में जाता है, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक, और प्लाज्मा अवस्था में जो कण होता है वो अति ऊर्जावान होता है और उज्ज्वलित होता है, अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं प्लाज्मा अवस्था में। और सूर्य और तारों में जो ईंधन होता है, सूर्य और तारों में ईंधन किसके कारण होता है? तो प्लाज्मा अवस्था के कारण। सूर्य और तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी जो है, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, बीईसी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़े। ठीक है, और रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान क्या होता है। ठीक, तो पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में पढ़े, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। अगले वीडियो में बताएंगे परमाणु संरचना के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।